जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं फ्रॉड की तरफ। ध्यान दीजिएगा, जो नेक्स्ट टॉपिक है फ्री कंसेंट चैप्टर का, जिसमें एरर इन कॉजा होता है, वो है नेक्स्ट रीज़न हमारा फ्रॉड, है ना। काफ़ी इंटरेस्टिंग एरिया है, ध्यान से सुनिएगा। अब फ्रॉड में अगेन मैंने अभी भी बताया था कि अगर हम अनजाने में झूठ बोल रहे हैं बेटे जी, तो वो तो क्या होता है, मिस रिप्रेजेंटेशन। लेकिन वही सब स्टोरीज में अगर हम ये प्रूव कर दें कि सामने वाला जानबूझ के कर रहा है, सब इंटेंशनल थी भाई साहब, सब इंटेंशनल था, और उसके वो चाहता था इस तरीके से झूठ बोलना ताकि हमारा नुकसान हो, तो फिर वो क्या कर रहा था, फ्रॉड, राइट। तो अब वो बताता है कि कौन से एक्ट्स होते हैं। बुक में अगर आप देखोगे पेज नंबर 41 है जहाँ से मैं देख रही हूँ, वो कहते हैं कुछ एक्ट्स होते हैं जिसको हम फ्रॉड का दर्जा देंगे, और बुक की भाषा यूज़ करूँगी ताकि आपको पढ़ते हुए बिल्कुल प्रॉब्लम ना आए। पहला आता है सजेशन दैट अ फैक्ट इज ट्रू। सजेशन दैट अ फैक्ट इज ट्रू when it is not, when it is not। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप किसी को कह रहे हो कि हाँ ये सच है, जबकि आपको पता है कि वो सच नहीं है। जैसे दुकानदार अपना प्रोडक्ट बेच रहा है, कोई ड्रेस मटेरियल है, मैं परचेज कर रही हूँ, मैंने बोला जी इसका तो कलर जाएगा। कहता है अरे नहीं मैडम, बिल्कुल चिंता मत करो, कोई कलर नहीं जाना है, इसका बिल्कुल पक्का रंग है जी। जबकि उसे अच्छे से पता है कि इसका रंग जाएगा। और अगर ये बात सुन के मैं इम्प्रेस हो गई और मेरे को मटेरियल फैक्ट लगता है कि भी कलर फेड होता है, तो फिर मुझे नहीं खरीदना है, खाम खा वो थोड़े दिन में ही ख़राब हो जाता है। फिर बहुत सारी और बुरा लगता है सोच सोच के कि यार क्या इतना महंगा लेकर आए और क्वालिटी भी नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में मैं नहीं खरीदूंगी। लेकिन भाई साहब उन्होंने तो डायलॉग दे दिया मुझे, अरे मैडम चिंता मत करो, इसका रंग बहुत पक्का है, कुछ नहीं होने वाला। तो ऐसे में मेरे को क्या लगेगा कि भैया खरीद लो। क्यों? क्योंकि भाई साहब तो बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि ये फेड नहीं होगा, जबकि वो अंदर से जानते थे कि ये फेड होगा। इसका मतलब वो जानबूझ के झूठ बोल रहे थे। तो फिर वो क्या कर रहे थे, धोखा, यस और नो, है ना। फिर जो सेकेंड पॉइंट है वो देखिए, इसमें कहता है अ प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन टू परफॉर्म इट। लिखती हूँ मैं आपके लिए। कहता है अ प्रॉमिस मेड, प्रॉमिस तो कर दिया है आपने, अ प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन टू परफॉर्म इट। आपकी इंटेंशन नहीं है उसको परफॉर्म करने की। इसका मतलब है आप, दुकानदार कहता है मैंने कहा जी इसको ऐसे, ये काम ऐसे कर देंगे, हाँ जी कर देंगे। लेकिन अंदर से क्या सोचता है, कौन करता है, सोचिए। अंदर से ये सोच रहे हैं कौन करता है, कौन करेगा, मैं तो नहीं करूँगा। और ऊपर से मुझे क्या बोल रहे हैं सेलर, हाँ जी कर देंगे, जबकि उसको कुछ नहीं करना है, वो ऐसे ही बोले जा रहा है बस। मैंने कहा जी इसकी आफ्टर सेल सर्विस आप फ्री दे देंगे ना मुझे, मतलब जब भी मैं बुलाऊंगी प्रोडक्ट के लिए ख़राब होगा तो आप आ जाएंगे। आप ही बोल रहे हैं, बोले हाँ जी आ जाएंगे। और फिर प्रोडक्ट खरीद लिया, और उसके बाद जब भी बुलाया कोई नहीं आया। तो फिर वो क्या कर रहे थे, फ्रॉड कर रहे थे। यस और नो, दैट इज़ व्हाट। और ऐसे इसमें एक एग्जाम्पल है कि ना एक हॉर्स होता है, उसको ऑक्शन में खड़ा किया गया है, एग्जीबिशन या ऑक्शन एक ही बात है यहाँ पे। और उसका एक होता है ना घोड़े का जो पाँव होता है, उसके नीचे वो लोहे का हूफ लगा देते हैं, जिससे कि उसकी स्पीड आ जाती है। नाल बोलते हैं जिसको, घोड़े की नाल करके बोलते हैं, तो हूफ बोलते हैं उसको। तो वो कहता है उसका जो हूफ होता है ना, हॉर्स का जो हूफ होता है, फुट जो उसके पाँव में लगाया होता है आयरन का पार्ट, उसको हूफ बोलते हैं। तो वो जो होता है उसमें क्रैक होता है, मतलब वो क्रैक हो गया होता है। तो जो ऑप्शन में उसको खड़ा करता है सेलर, तो वो क्या करता है, वो उसका जो उसका क्रैक होता है उसको छुपा देता है, मतलब उसको कुछ उसके ऊपर कुछ लगा देता है जिससे कि वो क्रैक नज़र ना आए। तो फिर ऐसे सिचुएशन में वो सही कर रहा है, गलत कर रहा है? तो आंसर इज वो छुपा रहा है उस सच्चाई को कि इसका क्रैक है, क्योंकि उसे पता है अगर ये क्रैक दिखेगा तो शायद सामने वाला हॉर्स परचेज नहीं करेगा। तो कोई भी ऐसा काम आप करते हैं जिससे कि सामने वाले के सामने सच ना आ पाए, और आप इंटेंशनली कर रहे हैं, फ्रॉड ही तो कर रहे हैं आप, और कुछ थोड़ा ना कर रहे हैं। यस और नो। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है बुक में, वो आता है एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव। कोई भी ऐसा काम आप कर रहे हैं जिससे कि धोखा दे सके आप, एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव। इसका मतलब कोई भी काम जिससे आप धोखा दें। जैसे वो नहीं आ जाते घर पे आ जाते हैं और बेवकूफ़ बनाते हैं, और फिर वो बन के कड़े ले गए, ज्वेलरी ले गए,
ट्रिक्स कर गए, है ना, फालतू के कोई भी इस तरह के काम, इल्यूजन क्रिएट कर दिया, तो ये सब भी क्या होता है, फ्रॉड ही तो होता है, राइट। और फिर उसके बाद इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है जो फोर्थ पॉइंट है, कहता है लॉ डिक्लेयर्स एन एक्ट टू बी फ्रॉडुलेंट। लॉ डिक्लेयर्स द एक्ट टू बी फ्रॉडुलेंट, कि भाई कानून ने कह रखा है कि आप ये काम ना करें, नहीं तो इसे फ्रॉड माना जाएगा। जैसे हमारा वो है ना ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है ना इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ की सेल की बात करता है। तो जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है उसमें साफ लिखा हुआ है कि जब कोई भी बंदा अपनी प्रॉपर्टी की सेल करेगा तो जो सेलर है, जो प्रॉपर्टी बेच रहा है, उसको बायर को सब कुछ सही सही बताना है, कुछ भी नहीं छुपाना है, मतलब 100% डिस्क्लोजर ऑफ फैक्ट्स होना चाहिए। और अगर उसने कुछ छुपाया तो फिर वो गलत है, वो उसके साथ फ्रॉड कर रहा है। और ऐसे ही एक बंदा जो है अपनी प्रॉपर्टी दूसरे को बेच रहा था और उसने उसको नहीं बताया कि मैंने ये प्रॉपर्टी गिरवी रखी हुई है, तो फिर एज पर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट उसने 100% डिस्क्लोजर ऑफ फैक्ट्स नहीं किया, तो इस सिचुएशन में वो क्या कर रहा है, उसके साथ फ्रॉड कर रहा है। फिर से देखो ये वाला पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, लॉ ने क्या बोला कि भाई आप ऐसे काम मत करिएगा, नहीं तो इसको फ्रॉड मानेंगे। अब ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में लॉ ने क्या बोला कि सेलर को बायर को 100% डिस्क्लोजर ऑफ फैक्ट्स देना है, और अगर सेलर ने ऐसा नहीं किया, सपोज ऐसा सेलर नहीं करता, तो फिर वो क्या कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है। क्यों? क्योंकि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में साफ लिखा है आपको ऐसा करना है। और लॉ ने बोला कि जो लॉ ने बोला अगर आपने नहीं किया तो हम उसको क्या मानेंगे कि आप धोखा दे रहे हैं दूसरे को, राइट, क्योंकि आपने कानून फॉलो नहीं किया। ओके, उसके बाद इसमें पांचवा पॉइंट आता है, वो कहते हैं कंसीलमेंट ऑफ अ मटीरियल फैक्ट। लिखती हूँ आपके लिए लैंग्वेज सिखाने के लिए। कहते हैं कंसीलमेंट ऑफ अ मटीरियल फैक्ट, मटीरियल मैंने आपको बताया हुआ है इंपॉर्टेंट होता है। कहता है कंसीलमेंट ऑफ अ मटीरियल फैक्ट और पार्शियल स्टेटमेंट, पार्शियल होता है अधूरा बोलना, तो पार्शियल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, पार्शियल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट इन सच अ मैनर, इस तरीके से आप अधूरा बोल रहे हैं, और इम्पॉर्टेंट बात है, इन सच अ मैनर दैट द विथहोल्डिंग, विथहोल्ड होता है स्टॉप, आगे ना बढ़ने देना, withholding of what is not stated makes what is stated absolutely false. Withholding of what is not stated makes what is stated absolutely false. Absolutely होता है completely. अब देखिए, कहते हैं कंसीलमेंट, कंसीलमेंट क्या होता है, कंसीलमेंट होता है छुपाना, है ना, हाइडिंग। किसी भी चीज़ को अगर आप छुपा रहे हैं तो उसे हम कंसीलमेंट बोलते हैं। और मटेरियल क्या होता है, मटेरियल सबको पता है, इम्पॉर्टेंट, है ना। अब वो क्या बोल रहा है, कहता है कंसीलमेंट ऑफ अ मटेरियल फैक्ट, इसका मतलब है आपको एक बहुत ही ज़रूरी बात है जो आप छुपा रहे हैं। और पार्शियल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, या फिर बात बता रहे हैं लेकिन अधूरी बता रहे हैं, इन सच अ मैनर, इस तरीके से ये सब काम कर रहे हैं। तो अभी तक की हिंदी क्या है कि कोई बहुत ज़रूरी बात है जैसे आप छुपा रहे हैं, या आप बात को अधूरा बता रहे हैं इस तरीके से कि जो आपने नहीं बताया, विदहोल्डिंग, विदहोल्डिंग होता है स्टॉपिंग, है ना। विदहोल्डिंग ऑफ व्हाट इज़ नॉट स्टेटेड मेक्स व्हाट इज स्टेटेड एब्सोल्युटली फॉल्स, कि जो आपने नहीं बताया, आपने रोक लिया अपने पास, अगर वो बता दें तो जो बताया वो झूठ साबित हो जाएगा। ये ना आता नहीं है, एग्जाम्पल से आता है, ज़रा सुनिएगा। एग्जाम्पल ये आगे जाके आईपीसीसी कंपनी लॉ में भी पढ़ोगे, रैक्स वर्सेस कुलसैंड का केस है, नाम छोड़िए केस का अभी आप, अभी आप बस स्टोरी सीखिए। एक कंपनी ना अपना पब्लिक इशू निकालती है, जब पब्लिक इशू निकालती है तो प्रॉस्पेक्टस छापती है ना, सबको पता है, नहीं पता तो बता दिया कि प्रॉस्पेक्टस छापती है। और प्रॉस्पेक्टस में लिखती है कि भैया पिछले 7 साल से कंपनी जो है डिविडेंड दे रही है। मैंने आपको बताया, मैंने को भाई कंपनी तो कह रही है कि कंपनी पिछले 7 साल से डिविडेंड दे रही है, तो शेयर खरीदेगा क्या? तो आपने बोला हाँ मैडम कैसी बातें करते हो, इतनी बढ़िया कंपनी है, मैं तो शेयर ज़रूर खरीदूंगा। तो ये, अब मैंने बोला ओहो भाई, बाद में कभी बात हुई, मैंने कहा ओहो भाई वो तो अधूरा सच था, पूरा सच तो ये है कि कंपनी 7 साल से डिविडेंड तो दे रही है, लेकिन 7 साल से ही कंपनी लॉस में है।
तो आपने कहा डिविडेंड कहाँ से दे रही है फिर? मैंने कहा ओ भाई वो तो पुराने प्रॉफिट्स में से दे रही है, आउट ऑफ पास्ट प्रॉफिट्स। सोचिए, मैंने कहा डिविडेंड तो दे रही है लेकिन पास्ट प्रॉफिट्स। अब मैंने कहा तो शेयर लेगा? आपने कहा मैडम मेरा दिमाग खराब है, शेयर लूँगा? इतनी बेकार कंपनी है, कैसी बातें कर रहे हो आप? सोचिए, फिर से बात करते हैं। प्रोस्पेक्टस में पहले लिखा कि 7 साल से कंपनी डिविडेंड दे रही है। इस लाइन को कोई भी, इट इज़ अ मटीरियल फैक्ट, और कोई भी इसको पढ़ के क्या सोचेगा, अरे वाह यार क्या कंपनी है, मैं तो शेयर अप्लाई कर रहा हूँ। तो उसका डिसीजन था यस। लेकिन जब इस अधूरी बात को मैंने पूरा किया तो लाइन बनी कि 7 साल से डिविडेंड दे रही है लेकिन वो पास्ट प्रॉफिट्स में से दे रही है, क्योंकि 7 साल से कंपनी जो है वो लॉस में है। ऐसे में कोई भी सोचेगा अरे यार मैं तो डिसीजन अपना गलत ले लिया, मैं तो शेयर नहीं खरीदूंगा, है ना। लेकिन अब फिर से सोचिए, कंपनी ने ये तो बता दिया कि 7 साल से डिविडेंड दे रही है और ये नहीं बताया कि कंपनी 7 साल से लॉस में है। तो वही बात होगी ना, आधा बताया, क्या बोला मैंने, आधा बताया और आधा छुपाया। सोच लो, आधा नहीं बताया। अब देखो, आधा बताया आधा नहीं बताया। जो नहीं बताया अगर वो बता दे तो जो बताया वो झूठ साबित हो जाएगा। फिर से सुनो, आधा बताया, इसको ऐसे सीखो कि आधा बताया, देखो ऐसे, आधा बताया आधा छुपाया। जो छुपाया अगर वो बता दे तो जो बताया वो झूठ साबित हो जाएगा। फिर से सुनो, आधा बताया आधा छुपाया। जो छुपाया अगर वो बता दे तो जो बताया वो झूठ साबित हो जाएगा। इसका मतलब जो आपने बताया वो भी बेकार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका कोई सेंस नहीं रहता है। क्योंकि जो आपने आधा छुपाया, जब वो आपने बता दिया तो बंदे का डिसीजन चेंज हो गया। पहले उसने डिसीजन लिया यस, लेकिन आपके पूरा बताने से उसका डिसीजन हो गया नो। धोखा ही तो दे रहे थे आप। अब लाइन को फिर से देखो, कंसीलमेंट ऑफ अ मटेरियल फैक्ट की बहुत ज़रूरी बात है लेकिन आपने छुपा ली। या पार्शियल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट इन सच अ मैनर कि लेकिन जो अधूरी बात आपने बताई कि 7 साल से डिविडेंड दे रहे हैं, वो आपने इस तरीके से बताई कि अगले का डिसीजन चेंज हो जाएगा अगर उसको पूरी बात बता दी जाएगी। देख लो, दैट द विदहोल्डिंग ऑफ वॉट इज़ नॉट स्टेटेड, कि जो आपने उसको नहीं बताया अगर वो बता दिया जाए, मेक्स वॉट इज स्टेटेड एब्सोल्युटली फॉल्स, तो जो आपने बताया वही झूठ साबित हो जाएगा। इसका मतलब है, एग्जाम्पल को देखो, 7 साल से डिविडेंड दे रहे हैं, ये सोचते ही इंसान सोचता है चलो यस। आधा नहीं बताया कि 7 साल से लॉस में और आउट ऑफ प्रॉफिट्स हो रहा है, तो इंसान का डिसीजन चेंज हो जाता है अगर उसको ये भी बता दिया जाए। तो जब ऐसी सिचुएशंस होती हैं तब भी क्या हो रहा होता है बेटे मेरे, फ्रॉड, राइट। आई होप इट इज़ क्लियर। उसके बाद इसमें देखिए बुक में आता है एसेंशियल एलिमेंट्स। अब एसेंशियल एलिमेंट्स काफ़ी हद तक मिस रिप्रेजेंटेशन वाले हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा था, जिसको मिसरैप आता है उसको फिर फ्रॉड बहुत आसान लगता है, क्योंकि सारी बातें क्या आ जाती हैं, कॉमन आ जाती हैं, है ना। अब एसेंशियल एलिमेंट्स में देखिए, बुक से देखती जाऊंगी बताती जाऊंगी। पहला वो आता है कि ये फॉल्स रिप्रेजेंटेशन है, कि जो भी आपने कहा है वो गलत है। और दूसरी बात है कि ये मटीरियल फैक्ट है, कि जो भी आपने कहा है वो मटीरियल फैक्ट है, एंड इट इज़ नॉट पफिंग स्टेटमेंट। पफिंग स्टेटमेंट मैंने आपको सिखाया था क्या होता है, जो आपका सिर्फ एक ख्याल बनता है, पफिंग स्टेटमेंट है ना, एक ओपिनियन जो आप बनाते हैं वो आपका पफिंग स्टेटमेंट होता है। जैसे मैंने बोला कि जी बहुत अच्छी फसल होती है, तो ये पफिंग स्टेटमेंट है। मैंने बोला जी 10 क्विंटल गेहूँ उगता है, तो ये मटीरियल फैक्ट है। इसका मतलब है जब आप ऐसे बोलते हैं ये कमरा बहुत, जिस मकान में आप रहने जा रहे हो वो बहुत बढ़िया है, ये एक पफिंग स्टेटमेंट है। मैंने बोला जी ये कपड़ा बहुत अच्छा निकलेगा, ये एक पफिंग स्टेटमेंट है। मैंने बोला जी इस कपड़े का कलर फेड नहीं होगा, ये एक मटीरियल फैक्ट है। आई होप यू आर गेटिंग द डिफरेंस, कि जब एक इंसान अच्छा, बहुत अच्छा, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करता है तो फिर वो एक अपना ओपिनियन पेश कर रहा होता है और उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती है, क्योंकि ख्याल अपना अपना। तो ये सब पफिंग स्टेटमेंट है। जैसे कि एग्जाम्पल देती हूँ, एक आदमी ना एक दुकान में गया और बोला जी मेरे को रेडीमेड शर्ट चाहिए। सेलर बोले हाँ सर बिल्कुल, देखिए देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। उसने बड़ी सारी शर्ट दिखाई और उसने बोला सर ये तो आपके ऊपर बहुत अच्छी लग रही है, सर एक बार आप ट्राई करके देखिए। तो उसने ट्राई करी तो सेलर बोला वाह सर क्या लग रहे हैं आप, बहुत बढ़िया, मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं आप। बोला अच्छा। तो उस बायर जो है इम्प्रेस हो जाता है कि भाई इसको इतना अच्छा लग रहा है तो इसका मतलब वाकई अच्छी है, वो शर्ट खरीद लेता है। अब जब वो घर पे जाता है तो घर में उसको सब बोलते हैं वो क्या बात है भाई, एक ही शर्ट थी क्या मार्केट में और कोई शर्ट नहीं मिली। अब बेचारा उदास हो जाता है कि अरे भाई
वो तो बोल रहा था बहुत अच्छी है और ये लोग तो ऐसे कह रहे हैं, बड़ा गुस्से में आ जाता है। फिर सेलर की दुकान में जाता है और सेलर को बोलता है, अरे भाई आप तो बोल रहे थे अच्छी है और वहाँ पे तो मुझे ऐसे डायलॉग सुनने को मिल गया, कैसे बोल देते हो आप? तो सेलर उसको देख के कहता है, हाँ सर कितने अच्छे लग रहे हो, अभी भी देखो। आप बताओ आप, कि जब उसने ये बोला कि आप बहुत अच्छे लग रहे हो, क्या ये पफिंग स्टेटमेंट है कि मटेरियल फैक्ट है? तो आंसर है पफिंग स्टेटमेंट है। और वो कोई धोखा नहीं दे रहा था, क्योंकि उसको वाकई वो शर्ट उसके ऊपर बहुत अच्छी लग रही थी। यही कारण है मार्केट में हर कलर की सेल हो जाती है। कोई कोई प्रोडक्ट का कलर या ड्रेस में स्पेशली कलर होता है जिसको लेके एक्स ने बोला कितना बेकार कलर है और वाई ने बोला वाह क्या कलर है। सोचिए, तो जब भी हम ऐसे सोचते हैं हमारा अपना अपना ओपिनियन होता है, अपना अपना ख्याल होता है, और इन ख्यालों की वजह से हम किसी को ये नहीं बोल सकते कि उसने उसको धोखा दिया। अगर मैंने अपना ख्याल आपको बताया तो वो एक ख्याल है, दैट्स ऑल, दैट इज नॉट अ मटेरियल फैक्ट। सो आई एम नॉट एट ऑल ट्राइंग टू डिफ्रॉड यू, राइट? मेरा ख्याल मुझे मुबारक, तेरा ख्याल तुझे मुबारक। तो ख्यालों से दुनिया नहीं बनती है। दुनिया किससे बनती है? मटेरियल फैक्ट्स। हाँ, अगर किसी ने कोई ज़रूरी बात किसी को झूठ बताई है, जैसे 7 साल से डिविडेंड और 7 साल से लॉस, अधूरा छुपाया अधूरा बताया, तो दैट इज़ व्हाट इज़ फ्रॉड, राइट? उसके बाद एक जो थर्ड पॉइंट आता है वो आता है वही जो मिसरेप में था, कि आपने जो झूठ बोला वो कब बोला? ऑफ कोर्स बिफोर द कंक्लूजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, है ना? बिफोर द कंक्लूजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले झूठ बोला हो। कॉन्ट्रैक्ट के बाद की तो बातों की इंपॉर्टेंस ही नहीं है ना बच्चे मेरे। इसलिए जो भी किसी ने किसी को बोला, जानबूझ के झूठ बोला हो, तो कब बोला हो? नेचुरली कॉन्ट्रैक्ट से पहले बोला हो, तभी उसको फ्रॉड का दर्जा मिलेगा। और दूसरा पॉइंट जो बहुत अच्छा है वो कहता है इट मस्ट हैव बीन मेड with the knowledge of its falsity, made it with knowledge of its falsity। इसका मतलब है कि वो जानता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, उसको पता है कि ये झूठ है, फिर भी वो रेकलेसली झूठ बोले जा रहा है। रेकलेसली का मतलब क्या होता है? रेकलेसली का मतलब होता है केयरलेसली। इसका मतलब है आपको अच्छे से पता है आप झूठ बोल रहे हो, लेकिन आप केयरलेस होकर झूठ बोले जा रहे हो, तो तभी तो आप धोखा दे रहे हो। अंदर से आपको सब पता है आप झूठ बोल रहे हो, बट यू आर कंटिन्यूइंग। क्यों? क्योंकि आप उसको धोखा देना चाहते हो। दैट इज द पॉइंट। क्योंकि अगर आपको नहीं पता है, आपको लगता है मैं सच बोल रहा हूँ, तो फिर मिस रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा ना। यहाँ पे क्या है, आपको श्योर है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ और फिर भी आप केयरलेस होकर बोले जा रहे हो कि हाँ यही सच है, तो फिर फ्रॉड ही तो कर रहे हो ऐसे सिचुएशन में, राइट? उसके बाद देखिए जो पांचवा पॉइंट आता है, कैसे ना एक ना पहले स्टोरी सुन। एक ना आदमी होता है, वो कोर्ट ऑफ लॉ में जाता है और फिर जज साहब को बोलता है, जज साहब धोखा हो गया, धोखा हो गया। जज साहब बोले क्या हो गया? कहते जज साहब इसने मुझे झूठ बोला। जज साहब बोले अच्छा, फिर तो क्या इसकी बातों में आ गया? बोले नहीं साहब, मैं तो स्मार्ट हूँ, नहीं आया मैं इसकी बातों में। तो फिर जज साहब ने कहा अरे भाई फिर यहाँ क्या करने आया है? तेरे साथ धोखा तब हुआ होता जब उसने झूठ बोला होता और तू उसकी बातों में आ गया होता। क्यों टाइम वेस्ट करने आ जाते हो? कोई नुकसान हुआ क्या? बोले नहीं ना जज साहब, मैं इसकी बातों में नहीं आया, तो नुकसान कैसे होगा? जज साहब बोले फिर क्या करने आए हो यहाँ पे? बोले नहीं जज साहब, ये कल को फिर किसी को झूठ बोलेगा। जज साहब बोले अरे भाई, किसी को झूठ बोलेगा, नुकसान होएगा तो वो आ जाएगा ना, तुम क्यों चिंता कर रहे हो? इसका मतलब है जज साहब उसको क्या सिखा रहे थे? जब तकलीफ हो तब बोल, जब तकलीफ नहीं है तो क्यों टाइम वेस्ट करने आ गया भाई कोर्ट ऑफ लॉ में। इसका मतलब है हम फ्रॉड करने के लिए झूठ बोल रहे हैं। हम इसलिए झूठ बोल रहे हैं ताकि दूसरा बंदा, दूसरा व्यक्ति हमारी बातों में आ जाए। क्या वो बातों में आया, ये भी तो इम्पोर्टेंट है। इसका मतलब अब जो पांचवा पॉइंट है देख समझ आएगा। कहते द अदर पार्टी मस्ट हैव बीन इंड्यूस्ड, है ना, शॉर्ट में लिख रही हो, ही मस्ट हैव बीन इंड्यूस्ड। इसका मतलब है वो उसकी बातों से एनकरेज हो गया हो, वो उसकी बातों में आ गया हो और वो उसको सुन के आगे बढ़ गया हो। अगर वो आगे नहीं बढ़ा तो कोई धोखा नहीं हुआ, राइट? नेक्स्ट पॉइंट, ही मस्ट हैव रिलाइड अपॉन द स्टेटमेंट। ही मस्ट हैव रिलाइड अपॉन द स्टेटमेंट। इसका मतलब है कि मैं इसलिए आगे बढ़ा क्योंकि इसने ये वाली स्टेटमेंट दी, मेरे लिए ये स्टेटमेंट इतनी इंपॉर्टेंट थी। जैसे वो अभी ड्रेस वाला एग्जाम्पल, कि मैंने तो ये ड्रेस इसीलिए खरीदा क्योंकि इसने बोला कि इसका कलर फेड नहीं होगा, तो मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी और मैंने इसकी स्टेटमेंट पे रिलाई किया, बस इसीलिए मैंने ड्रेस खरीदा। तो ये भी पॉइंट ज़रूरी है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता कि मैं इसकी इस बात पे ध्यान ही नहीं दिया तो फिर फ्रॉड थोड़ा ना हुआ। फिर उस बात को, वो झूठ है कि सच है, आपको क्या फ़र्क पड़ता है? क्योंकि आप तो उसकी बात से प्रभावित ही नहीं हुए। इसका मतलब है जिस बात से आप प्रभावित हुए उस पर आपने विश्वास किया, वही बात झूठी साबित हुई, तभी तो फ्रॉड होगा ना।
उसके बाद भी पॉइंट है, देखिएगा पॉइंट नंबर 7 जो आता है, बहुत इंटरेस्टिंग है सब कुछ। पॉइंट नंबर 7 आता है, द अदर पार्टी मस्ट हैव सफर्ड सम लॉस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक ना बंदा जो है कोर्ट ऑफ लॉ में जाता है और जज साहब को बोलता है, जज साहब धोखा हो गया, धोखा हो गया। जज साहब बोले क्या हो गया भाई? बोले इसने मेरे को झूठ बोला। अच्छा फिर क्या हुआ? कहते झूठ इसलिए बोला ताकि मैं इसकी बातों में आ जाऊं। फिर जज साहब बोले अच्छा तू बातों में आ गया? बोले हाँ जज साहब इसने बोला ही ऐसे, मैं इसकी बातों में आ गया। फिर जज साहब बोले अच्छा फिर तू आगे भी बढ़ गया, तूने डील भी कर लिया? बोले हाँ जज साहब मैं तो आगे भी बढ़ गया, मैंने डील भी कर लिया। फिर जज साहब बोले अच्छा नुकसान भी हो गया? बोले नहीं जज साहब वो तो मैं स्मार्ट हूँ, वो तो मैंने अपना नुकसान बचा लिया। तो जज साहब बोले ओ भाई फिर यहाँ क्या कर रहा है आगे? हम तेरा नुकसान भरने के लिए बैठे हुए हैं, ठीक है? तेरी कहानियां सुनने के लिए नहीं बैठे हैं। नो नुकसान नो फ्रॉड, क्या करने आया है यहाँ पे? इसका मतलब है जज साहब उसे क्या समझा रहे थे कि अगर एक बंदे ने कोशिश करी, उसने झूठ बोला, आप इसलिए बोला ताकि आप उसकी बातों में आए, और आप उसकी बातों में आए, आप आगे भी बढ़ गए, आपने कॉन्ट्रैक्ट भी कर लिया, लेकिन भाई अगर लास्ट में कोई नुकसान नहीं हुआ तो यहाँ क्या करने आया? बोले जज साहब ये कोई बात हुई? ऐसे आज तो मैं स्मार्ट हूँ, कल को किसी और को नुकसान करेगा, उसको तो नुकसान हो ही जाएगा ना। फिर जज साहब ने वापस वही जवाब दिया, तो वो आ भी तो जाएगा ना, जब वो आएगा हम उसका नुकसान भरवा देंगे। बोले नहीं जज साहब ये गलत आदमी है, इसको आप जेल में डाल दो। तो जज साहब बोले एक मिनट, हम लोगों को पनिश करने के लिए नहीं बैठे हैं। द कोर्ट इज नॉट हियर टू पनिश एनीवन। बोले जज साहब ये क्या बात है, फिर आप किस लिए बैठे हैं? जज साहब बोले हम सिर्फ इसलिए बैठे हैं, किसी ने किसी का अगर नुकसान किया तो वो अगर अपना नुकसान चाहता है कि भर दें, तो फिर वो आए, हम उसकी कहानी सुनेंगे और उसका नुकसान भरवा देंगे। भाई हम इसलिए बैठे हैं, हम तुम्हारे लिए फालतू की बातें सुनने के लिए टाइम नहीं है हमारे पास। इज दैट क्लियर? इसका मतलब है अगर तुम्हें कोई नुकसान नहीं हुआ तो कृपया यहाँ से चले जाइए, क्योंकि आपके साथ किसी ने कोई फ्रॉड नहीं किया। प्लीज़ डोंट वेस्ट द टाइम ऑफ द कोर्ट, थैंक यू। दैट वे। अब देखिए फिर से कि पहला एसेंशियल कि आप झूठ बोल रहे हैं, दूसरी बात वो पफिंग स्टेटमेंट नहीं है, वो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तीसरी बात आप कॉन्ट्रैक्ट से पहले ये काम कर रहे हैं, चौथी बात आप अच्छे से जानते हैं आप झूठ बोल रहे हैं, फिर भी लापरवाह होकर आप झूठ बोले जा रहे हैं, और आप इसलिए बोल रहे हैं ताकि दूसरा बंदा इंड्यूस हो जाए, वो आपकी बातों में आके एनकरेज हो जाए काम करने के लिए, और उसने उसी स्टेटमेंट पे विश्वास किया हो जो आपने झूठ बोली, क्योंकि आपने इसलिए बोली ताकि वो इस स्टेटमेंट को सुन के हाँ करे, और वो उसी स्टेटमेंट की वजह से आगे बढ़ा हो और अंत में उसको नुकसान हो गया हो। ये सारी बातें होंगी तो फ्रॉड होगा। एक इंसान के सिर्फ कोशिश करने से फ्रॉड नहीं होता। तो यहाँ से एक बड़ी ब्यूटीफुल सी लाइन याद आती है मुझे, वो बोलता है एन अटेम्प्ट, अटेम्प्ट होता है कोशिश, ट्राई, है ना? एन अटेम्प्ट, ठहरिए, अब देखिए एन अटेम्प्ट, अटेम्प्ट होता है कोशिश, ठीक है? एन अटेम्प्ट एट डिसीट, डिसीट होता है धोखा, एन अटेम्प्ट एट डिसीट दैट डज नॉट डिसीव, धोखे की कोशिश जिससे धोखा ना हो, दैट डज नॉट डिसीव इज नॉट फ्रॉड। बहुत अच्छी लगती है मुझे ये लाइन, बहुत इंटरेस्टिंग है, सुनिए। कहते हैं अटेम्प्ट एट डिसीव दैट डज नॉट डिसीव इज नॉट फ्रॉड। एक धोखे की कोशिश जिससे धोखा ना हो उसे धोखा नहीं कहते। फिर से सोचिए, धोखे की कोशिश जिससे धोखा ना हो उसे धोखा नहीं कहते। एन अटेम्प्ट, अटेम्प्ट मतलब कोशिश, तो एन अटेम्प्ट एट डिसीव दैट डज नॉट डिसीव इज नॉट फ्रॉड। बिना देखे बोलो, धीरे धीरे बोलेंगे, ठीक है? एन अटेम्प्ट एट deceit that does not deceive is not fraud. चेक करो ठीक बोल रहे थे? An attempt at deceit that does not deceive is not fraud. एक धोखे की कोशिश जिससे धोखा नहीं होता उसे धोखा नहीं कहते, राइट? तो डिसीट होता है धोखा, डिसीव होता है धोखा देना, और फ्रॉड होता है धोखेबाजी, राइट? ओके, उसके बाद देखिए एक इसमें हेडिंग आती है साइलेंस एज टू फैक्ट्स। जो नेक्स्ट हेडिंग आ रही है बुक में वो आ रही है बेटे मेरे साइलेंस एज टू फैक्ट्स। अब साइलेंस एज टू फैक्ट्स क्या होता है? सच्चाई को लेके चुप रहना, है ना? यही तो है इसकी हिंदी। साइलेंस है मतलब चुप है आप, किसको लेके चुप है? फैक्ट्स को लेके। इसका मतलब है अगर सच्चाई को लेके सेलर चुप है तो वो धोखा नहीं होता।
इसका मतलब है, अगर ध्यान से सुनिएगा, एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। जैसे एक बंदा जो है वो दुकान में गया और उसे ना बासमती राइस चाहिए था, ठीक है, उसे बासमती राइस चाहिए था, और वो ट्रेडर है, रिटेलर है, उसे बासमती राइस चाहिए था, ठीक है, और वो होलसेल मार्केट में गया। अब होलसेल मार्केट वाले में होलसेलर ने बड़े सारे राइस अपने सैक्स या बोरियां जिसे बोलते हैं आप, उसमें भर के रखा हुआ है, डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटी का, लेकिन टैग नहीं लगाया हुआ है कि कौन सा बासमती है, कौन सा सेला है, कौन से क्या क्वालिटी है, ऐसे नहीं लिखा हुआ। अब वहाँ पे बासमती नहीं है, और जो बायर है वो एक पर्टिकुलर राइस को बासमती समझने लग जाता है। आई रिपीट द स्टोरी, कि एक ना बायर को बासमती राइस चाहिए होता है, ये बुक में नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। एक ना बायर को, आई डोंट नो हो तो बुक में, एक बायर जो है उसको बासमती राइस चाहिए होता है। तो वो ट्रेडर है और वो बड़ा स्मार्ट समझता है अपने आप को कि उसको सारी अच्छी समझ है। जो होलसेलर है उसने डिफरेंट क्वालिटी राइस रखे हुए हैं ओपन में, और उसने टैग नहीं लगा रखे हैं कौन सा राइस कौन सा है। अब जो बायर है एक पर्टिकुलर राइस को बासमती समझता है, जबकि होलसेलर के पास बासमती ही नहीं है। अब होलसेलर तो बड़ा स्मार्ट आदमी है, उसको पता चल गया कि भाई को बासमती चाहिए लेकिन बासमती मेरे पास नहीं है, और उसको ये भी आइडिया लग गया कि इसको ये बासमती समझ रहा है। अब मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या उसकी ड्यूटी है उसको बताना कि ये बासमती है या ये बासमती नहीं है, भाई आप तो बासमती खरीदने के मूड में हो? आंसर इज नो, क्योंकि बायर ने थोड़ा ना उससे पूछा कि ये बासमती है। जैसे मैं मार्केट में गया और मैंने बोला भाई मुझे बासमती राइस चाहिए, अब तो सेलर बासमती ही दिखाएगा ना। या मैंने बोला राइस को हाथ में उठा के, मैंने कहा जी ये कौन सा राइस है, अब वो फंस गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने उसकी ड्यूटी बना दी ना, अब वो चुप नहीं रह सकता। लेकिन जो पहले वाली स्टोरी थी जिसमें वो अपने आप को स्मार्ट समझता है और वो उसको बासमती समझ रहा है, और असल में अगर वो बासमती नहीं निकला तो वो सेलर को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता कि आपने ये सच्चाई मुझे नहीं बताई, आप क्यों चुप रहे। ये कोई तरीका थोड़ा ना होता है बात करने का। तो इस केस में कोई फ्रॉड नहीं है, जबकि वो चुप रहा। यस और नो? ऐसी एक सेल, साड़ीज़ की सेल लगी हुई है, ठीक है, और आपने देखा एक जो लेडी है उनको एक पर्टिकुलर साड़ी बहुत पसंद आ रही है। अब सेल का नियम होता है कि चीज़ देखो, पसंद आए ले जाओ, ना तो रहने दो, ऐसा सिंपल सा नियम होता है। अब वो एक पर्टिकुलर साड़ी में डिफेक्ट है, कॉर्नर से ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा, जब उसको अच्छे से खोल के साड़ी को देखें तब पता चलेगा कि उसके कॉर्नर में कोई डिफेक्ट है। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या सेलर की ड्यूटी बनती है मैडम को बताना कि इसमें डिफेक्ट है? तो आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि उसका रूल ही यही होता है सेल का कि आप चीज़ देखो, पसंद आए ले जाओ, ना पसंद आए मत ले जाओ, क्योंकि सेलर की कोई ड्यूटी नहीं है। तो अगर वो इन सच्चाइयों को लेके चुप है कि इसमें कोई खराबी है, तो बायर खुद जाने, सेलर को वो फ्रॉड के लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता, राइट? इसका मतलब है फैक्ट्स को लेके अगर आप चुप हैं, जैसे एक और एग्जाम्पल देती हूँ मैं। एक हॉर्स है, ठीक है, वो ना अनसाउंड माइंड है। एक हॉर्स है और वो अनसाउंड माइंड है, और उसकी ऑक्शन हो रही है। अब उसका दिमाग ठीक नहीं है या वो बेकाबू हो जाता है, क्या कहें, अनसाउंड माइंड है, ठीक है। अब उसकी ऑक्शन में उसको रखा हुआ है, नीलामी कर रहे हैं उसकी और चीज़ों के साथ, ऑक्शन, उसकी भी ऑक्शन हो रही है। और जो ऑक्शन का रूल है वो रूल होता है लेट द बायर बीवेयर। लेट द बायर बीवेयर का क्या मतलब होता है कि बायर को खुद देख लेने दो कि वो चीज़ उसके लिए ठीक है या नहीं है। अगर ठीक है तो ले जाए, अगर ठीक नहीं है तो छोड़ दे। इसका मतलब है सेलर की कोई ड्यूटी नहीं होती उसको बताने की कि चीज़ कैसी है। अब अगर बायर ऑक्शन में वो हॉर्स को देख के नहीं समझ पा रहा कि ये ठीक है या गलत है या अनसाउंड है या साउंड है, तो ये सारी गलती बायर की मानी जाएगी, सेलर की कोई गलती नहीं है। हॉर्स खरीदने के बाद वो उसके ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा सकता ऑक्शनियर पे कि तुमने मेरे साथ फ्रॉड किया। क्यों? क्योंकि उसकी ड्यूटी नहीं होती है, क्योंकि ऑक्शन का छोटा सा नियम होता है, लेट द बायर बिवेयर, कि चीज़ देखिए, पसंद आती है खरीदिए, नहीं आती है मत खरीदिए, थिंक अबाउट इट। यस और नो? अभी इस एग्जाम्पल को चेंज करते हैं। वही ऑक्शन हो रही है, वही हॉर्स है, वही अनसाउंड माइंड है, लेकिन वहाँ पे ऑक्शनियर की नीस है। अब कौन है? उसकी नीस है। और जो ऑक्शनियर है उस अच्छे से जानता है कि ये बच्ची जो है वो फर्स्ट टाइम हॉर्स ले रही है, या हॉर्स फर्स्ट टाइम हॉर्स की परचेज जो है ये कर रही है। तो फिर ऐसे में उसकी ड्यूटी बन जाती है उसको बताना, क्योंकि वो फिड्यूशियरी रिलेशन हो गया ना, वो बच्ची जो है उसके ऊपर फेथ करके आई है, तो फिर ऐसे में उसकी ड्यूटी हो जाती है बोलना। लेकिन अगर कोई थर्ड पार्टी आया है तो ऐसे में ऑक्शनियर की कोई ड्यूटी नहीं होती है। अभी इसी स्टोरी को फिर से टिल्ट करते हैं कि वही हॉर्स है, वही अनसाउंड माइंड, वही ऑक्शन, सब कुछ। अब जो बायर है, रूल तो होता है लेट द बायर बीवेयर, लेकिन बायर ने बोल दिया
कि जी अगर आप चुप रहोगे, इफ़ यू आर साइलेंट, आई विल एज्यूम एवरीथिंग इज फाइन। अब देखिए फंस गया आप सेलर। आई एज्यूम इट इज़ ऑल राइट, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। अब सोचिए, ध्यान दीजिए कि बायर कहता है सेलर को कि अगर आप चुप हो तो मैं समझूंगा हॉर्स के साथ सब कुछ ठीक है। क्या सेलर का अब भी चुप रहना ठीक है? क्या अब ये फ्रॉड ना होगा? तो आंसर आता है अब उसको बोलना पड़ेगा, क्योंकि अगर अब वो चुप रहा तो वो धोखा दे रहा है, क्योंकि चुप रह के वो ये कह रहा है कि तू ये मान ले कि सब कुछ ठीक है, क्योंकि बायर ने यही तो कहा था, इफ़ यू आर साइलेंट आई एज्यूम इट इज़ ऑल राइट, कि अगर तुम चुप रहोगे तो मैं समझूंगा सब ठीक है। अब सेलर चुप नहीं रह सकता, क्योंकि अब वो चुप रहा तो फिर वो फ्रॉड माना जाएगा। तो हर जगह पे छोटी छोटी बारीकी होती है, बहुत ध्यान से सुनेंगे तो फिर सारा आ जाएगा। मैं पूरा रिपीट कर रही हूँ हॉर्स की स्टोरी, कि अगर पहला केस ले तो उसमें बायर का कोई रिलेशनशिप नहीं था, बायर ने कुछ कहा भी नहीं था, तो बायर को खुद से देखना होगा वो हॉर्स लेना है या नहीं लेना है। सेलर ने कोई फ्रॉड नहीं किया। दूसरा केस जहाँ पे नीस है, फर्स्ट टाइम आई है और ऑक्शनियर जानता है कि मेरी बच्ची ने कभी हॉर्स नहीं लिया, तो उसकी ड्यूटी हो जाती है, फिर उसको बोलना पड़ेगा। तीसरा केस है जिसमें बायर खुद आके उसकी जिम्मेदारी बढ़ा देता है, क्योंकि वो उसको कह देता है कि अगर आप चुप हो तो मैं समझूंगा कि आप ये कहना चाहते हो कि हॉर्स को लेके सब ठीक है। अब यहाँ पे देन अगेन द ऑक्शनियर इज अंडर अ ड्यूटी टू टेल द ट्रूथ। क्यों? क्योंकि अगर वो चुप रहेगा तो कानून कहता है कि फिर वो क्या कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है। इसका मतलब है वैसे तो चुप रहना फ्रॉड नहीं होता है। अगर आप चुप हैं तो इसलिए कि वो अपने आप देखे, चीज़ पसंद आती है खरीदे, नहीं पसंद आती है मत खरीदे। लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहाँ पे आपका चुप रहना भी क्या होता है, फ्रॉड, राइट। अब देखिए बुक की स्टोरीज मैंने आपको सारी बता दी, आज बताई, पहले बताई, एक ही बात है। और फिर इसकी एक्सेप्शंस है जो अभी अभी मैंने बताई, कि एक्सेप्शंस का क्या मतलब होता है। एक्सेप्शंस का मतलब होता है कि अगर आप चुप रहे, आपका जो साइलेंस है, अगर आप चुप रहे तो दैट विल बी फ्रॉड। इसका मतलब है वहाँ पे चुप रहना फ्रॉड है, इसका मतलब आपको चुप नहीं रहना चाहिए। और पहला है जिसको हम बोलते हैं एक्सेप्शन में कॉन्ट्रैक्ट उपरिमय फिदे। कॉन्ट्रैक्ट उपरिमय फिदे। फिदे जो है वो फाइट से बना है, फाइट का मतलब होता है फेथ। तो कॉन्ट्रैक्ट उपरिमय फिदे का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ अटमोस्ट फेथ, जो बहुत ही विश्वास के रिलेशनशिप होते हैं, जैसे वो नीस का एग्जाम्पल मैंने दिया अभी, है ना। तो जो उपरिमय फिदे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसमें आप अगर चुप रहोगे तो वो फ्रॉड होगा। अब इस कॉन्ट्रैक्ट उपरिमय फिदे में इसमें इसने 5 केसेस दिए हैं। पहला केस आता है फिड्यूशियरी रिलेशन, जो मैंने अभी बोला था कि रिलेशन ऑफ फेथ है, तो उस केस में आपको चुप नहीं रहना है, क्योंकि अगर आप चुप रहेंगे तो वो फ्रॉड माना जाएगा। जैसे वो एग्जाम्पल प्रिंसिपल एंड एजेंट, सॉलिसिटर, क्लाइंट, पहले भी दिया था मैंने, ट्रस्टी, बेनिफिशरी, ये सब फिड्यूशियरी रिलेशंस में आपको चुप नहीं रहना है। अगर कुछ पता है सच्चाई आपको तो वो बताना है, ताकि दूसरा उसके हिसाब से बढ़े और उसके साथ फ्रॉड ना हो। और तीसरा जो है इसमें आता है, दूसरा जो आता है दैट इज़ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। जब हम लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं तो इंश्योरर्स जो होते हैं, वो जो इंश्योरेंस कंपनी होती है, इंश्योरर, वो हमारे से पूछते हैं कि भाई आपको कोई डिजीज़ तो नहीं हुआ, आपकी मेडिकल फिटनेस के बारे में पूछते हैं। तो उस वक्त हमें कुछ भी गलत नहीं बताना होता है, और अगर हम उस वक्त उनसे कुछ छुपाते हैं अपनी बीमारी के बारे में तो फिर वो एक कॉन्ट्रैक्ट ऊपरी में फिदे है, और फिर हमारा चुप रहना क्या हो जाएगा, फ्रॉड हो जाएगा। तो उससे हम शायद कल को प्रॉब्लम में आ सकते हैं। इसलिए अगर हम इंश्योरेंस ले रहे हैं तो हमें इंश्योरेंस एजेंट को या इंश्योरेंस कंपनी को कुछ भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है दैट इज़ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज एंगेजमेंट। अब ध्यान से सुनिए, रोज़ की ज़िंदगी है हमारी, है ना, आसपास की रोज़ देखते हैं हम कि अगर एक व्यक्ति की, एक लड़के की एक लड़की से शादी हो रही है तो एज़ पर लॉ ये भी एक उभरी में फिदे कॉन्ट्रैक्ट है। इसलिए एंगेजमेंट के वक्त, मैरिज एंगेजमेंट से पहले लड़के और लड़की को कोई बात छुपानी नहीं चाहिए, और अगर वो चुप हैं तो वो फ्रॉड माना जाएगा। और लड़की बाद में प्रूव कर सकती है कि जज साहब इसने एंगेजमेंट से पहले मुझसे ये बात छुपाई और इसका चुप रहना फ्रॉड था, और इसलिए मुझे इसके साथ मैरिज नहीं चाहिए, आई डोंट वॉन्ट टू कंटिन्यू विद दिस मैरिज। इस लेवल तक भी वो लड़की जा सकती है। इसलिए सीखना ज़रूरी है आपके लिए लॉ, कि आप सीखिए
कि जब भी हम मैरिज एंगेजमेंट के लिए जाते हैं तो हमारी ड्यूटी बन जाती है कि हम अपने जीवन की कोई भी ऐसी सच्चाई जिससे उस पर प्रभाव पड़े वो नहीं छुपानी चाहिए। क्यों? क्योंकि फिर कल को अगर वो सच्चाई सामने आएगी आएगी आपको लग रहा है, तो फिर उसको आप कैसे हैंडल करोगे? तो फिर वो हो सकता है उसके बेसिस पे मैरिज को डिसकंटिन्यू करवा दे। क्यों? क्योंकि फ्रॉड में भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइडेबल हो जाता है। इफेक्ट मिसरिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड का काफ़ी हद तक सेम है। जब बात आती है कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाता है तो दोनों में ऐसा होता है। इसका मतलब फ्रॉड के केस में भी कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है? वॉइडेबल हो जाता है। तो उस सिचुएशन में हो सकता है वो लेडी जो है वो बोले कि मेरे को इससे मैरिज कंटिन्यू नहीं करनी है, क्योंकि इन्होंने एंगेजमेंट से पहले कुछ बातें थी जो छुपाई थी। तो वो छुपाना अपने आप में क्या माना जाएगा? फ्रॉड, राइट? क्यों? क्योंकि वो एक उभरी महफिद कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रिलेशंस ऑफ फेथ, दैट वे। उसके बाद एक नेक्स्ट आता है फैमिली सेटलमेंट्स। फैमिली सेटलमेंट पे हमने पहले भी कभी बात करी है। फैमिली सेटलमेंट्स एंड अरेंजमेंट्स। अब ये क्या है? जैसे अपनी स्टोरी बना रही हूँ। जैसे एक फादर हैं, वो नहीं रहे, ठीक है, तो उनके बच्चे जो हैं वो प्रॉपर्टी का डिवीजन कर रहे हैं। अब जो बड़ा बेटा है वो फादर के साथ उनके बिजनेस में था। अब उससे रिलेटेड कोई एसेट है या कोई एसेट ही बोलना चाहिए बार बार, है जो वो सेटलमेंट के वक्त, डिस्ट्रीब्यूशन के वक्त सबके सामने लाई जानी चाहिए, लेकिन वो उसको लेके चुप रहा, उसने वो सच्चाई लोगों के सामने नहीं लाई। तो मैं आपसे पूछती हूँ, क्या ये फ्रॉड है? तो आंसर इज़ यस। इसका मतलब है जब भी फैमिली सेटलमेंट्स होते हैं तो जिसको जो भी सच्चाई पता होती है उसको वो सच्चाई का पूरा डिस्क्लोजर ऑफ फैक्ट्स करना चाहिए, नहीं तो वो फ्रॉड कर रहा होता है, राइट? क्योंकि ये भी कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? कॉन्ट्रैक्ट उभरी में फिदे। क्योंकि इन सब रिलेशंस में अगर आप देखो हम विश्वास की बातें कर रहे हैं, राइट? और उसके बाद नेक्स्ट आता है इसी में ही शेयर अलॉटमेंट कॉन्ट्रैक्ट। अब कंपनी जब प्रॉस्पेक्टस छापती है तो कंपनी को कोई भी बात छुपानी नहीं होती है। कानून ने बल्कि कहीं पे कंपनीज एक्ट में लिखा भी है, अभी नहीं बोलूँगी क्योंकि वो डिटेल आपको समझ नहीं आएगी, तो अभी बस ऐसे बोलती हूँ कि कंपनीज एक्ट में बताया गया है कि प्रॉस्पेक्टस में कैसे कैसे क्या क्या बातें आपने बतानी है। अब कानून ने आपको सिखा दिया कि ये बातें बतानी है, फिर भी वो बातें अगर आप नहीं बता रहे हैं तो फिर आप फ्रॉड कर रहे हैं। इसका मतलब है कुछ मटेरियल फैक्ट्स हैं जिसको लेके साइलेंस नहीं होना चाहिए, और अगर साइलेंट रहे तो उसको क्या माना जाएगा? फ्रॉड, राइट? तो ये थे 5 कॉन्ट्रैक्ट उभरी में फिदे, जिसमें पहला आता है फिड्यूशियरी, दूसरा आता है इंश्योरेंस, तीसरा आता है मैरिज एंगेजमेंट, चौथा आता है फैमिली सेटलमेंट और पांचवा आता है शेयर अलॉटमेंट। और इन सब में चुप रहना क्या माना जाएगा? फ्रॉड। इज दैट क्लियर? उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, सेकेंड एक्सेप्शन, जो मैं अभी इसका एग्जाम्पल भी दे चुकी हूँ आपको, वो बोलते हैं साइलेंस इज फ्रॉडुलेंट व्हेन द सर्कमस्टांसेस आर सच, मेन वर्ड लिखती हूँ, when the circumstances are such that silence is in itself equivalent to speech. equivalent का मतलब होता है equal to, equivalent to speech। इसका मतलब है आपका चुप रहना आपके बोलने के बराबर है। आपका चुप रहना बोलने के बराबर है। इसका मतलब है अगर आप चुप रहे तो समझिए आप बोल गए। आपका चुप रहना बोलने के बराबर है। साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच। ये सेम एग्जाम्पल है जो मैंने अभी दिया था, जिसमें जो बायर है उसने बोला कि अगर आप चुप रहोगे, इफ़ यू आर साइलेंट, आई विल एज्यूम एवरीथिंग इज फाइन। ये बोला था ना उसने, कहता है इफ़ यू आर साइलेंट आई विल एज्यूम एवरीथिंग इज फाइन। अब ऐसी सिचुएशन में आप सोचिए, अगर सेलर चुप रहा तो बायर क्या मानेगा? सब ठीक है। और अगर मान लीजिए सब ठीक नहीं है तो ऐसे में सेलर क्या कर रहा है? फ्रॉड कर रहा है। इसका मतलब है ऐसे केस में, जैसे सपोज वो हॉर्स के एग्जाम्पल पे वापस आए, अनसॉन्ड था और बायर ने उसको बोल दिया कि जी अगर आप चुप रहोगे तो मैं समझूंगा हॉर्स ठीक है, तो ऐसे में उसको चुप नहीं रहना चाहिए ऑक्शनियर को, उसको बोल देना चाहिए नहीं 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 भाई साहब पहले से बता दो आपको मैं, अगर ऐसे बोल दो तो बोलना पड़ेगा मुझे कि ये जो हॉर्स है ये अनसाउंड है, अब आप देख लो, आपको खरीदना है खरीदो, नहीं खरीदना है मत खरीदो, राइट? तो अगर ये फिर से देखिए दो एक्सेप्शंस होती हैं। वैसे देखिए यहाँ से कि साइलेंस हैज टू फैक्ट फ्रॉड नहीं होता, ठीक है, लेकिन इसकी दो एक्सेप्शंस हैं। पहला जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट उभरी में फिदे है, और दूसरा जहाँ पे चुप रहना बोलने के बराबर है। ये वही एक केस बनता है, सिर्फ एक ही केस बनता है जिसमें बायर ऐसी लाइन बोलता है कि भाई साहब अगर आप चुप हैं तो मैं समझूंगा सब कुछ ठीक है। ऐसे में अगर सब कुछ ठीक नहीं है तो सेलर को बोलना चाहिए, नहीं तो कानून मानेगा कि वो क्या कर रहा है? धोखा दे रहा है, राइट?
उसके बाद इसमें कंसिक्वेंसेज आते हैं, ध्यान दीजिएगा। इफ़ेक्ट्स, क्या फ़र्क है, बस ये सीखना है, बाकी सारा सेम है, बहुत आसान है कि इसमें भी कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, वर्डेबल हो जाता है। वर्डेबल होता है तो दो ऑप्शन आती है कि मैं इसे कंटिन्यू करूँगा, मैं इसे वैलिड रखूँगा, लेकिन मुझे उसी पोजीशन में ले आया जाए जिसमें मैं होता, जो इन्होंने कहा अगर वो सच होता। इसका मतलब है आई शुड बी पुट इन द सेम पोजीशन इन विच आई वुड हैव बीन इफ द स्टेटमेंट हैड बीन ट्रू। बिल्कुल यही लाइन हमने बोली थी मिसरेप में, बिल्कुल यही लाइन है फ्रॉड में, तो ये बिल्कुल सेम है। आप चाहते हैं नहीं मेरे को कंटिन्यू नहीं करना है तो आप क्या कर दीजिए, वॉइड। लेकिन जब आप इसको डिसकंटिन्यू करते हैं तो क्या फॉलो हो जाता है, रेस्टिट्यूशन, है ना, कि जो बेनिफिट आपने उठाया वो आपको वापस करना पड़ता है। तो एक तो हो गया कि कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है बेटा जी, वॉइडेबल। दूसरा है कि आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं, जो मिसरेप में नहीं था, ये डिफरेंट है कि आप डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हैं। एग्जाम्पल सुनिएगा, एक आदमी जो है वो कहता है कि जी मैंने आपसे पूछा, मैं 150 किलोमीटर दूर रहता था और मैंने आपसे पूछा तो आपने कह दिया हाँ जी मकान किराए के लिए अवेलेबल है। मैं इतनी दूर से टेम्पो करके अपनी पूरी फैमिली को लाता हूँ, इतना सारा खर्चा करके पूरा टेम्पो अपना घर अपना खाली करता हूँ और सामान पैक करने में इतना खर्चा कर देता हूँ, उसको लाने में इतना खर्चा कर देता हूँ, और जब मैं यहाँ पहुँचता हूँ 150 किलोमीटर दूर पहुँचता हूँ आपके यहाँ पे कि आप मकान दोगे किराए पे, तो आप बोलते हो मकान नहीं है। आपने तो मजाक बना के रख दिया मेरे जीवन का, इतना बड़ा झूठ बोल दिया आपने। मजाक नहीं है ये दूसरे की जिंदगी के साथ। भाई साहब ये जो आने जाने का खर्चा है ये भी बेयर करेंगे आप, क्योंकि आपको पता था मकान नहीं है, काहे को झूठ बोला। इसका मतलब ये हुआ कि मैं, एक तो इफेक्ट वाइडेबल हो जाता है, दूसरा इफेक्ट ये जो आने जाने का खर्चा है ये डैमेजेस है, ये डैमेजेस भी मैं क्लेम कर सकता हूँ। बात आती है मैं मिसरेप में डैमेज क्यों नहीं क्लेम कर सकता, क्यों, क्योंकि सामने वाला अनजाने में कर रहा था। अगर मैं उसमें बोलूँ कि मुझे मेरे डैमेज चाहिए, तो वो मिसरेप वाले केस में वो क्या बोलेगा, अरे भाई साहब ऐसे मत करो, इतना इतना मेरे को डिस्टर्ब मत करो, मैं कभी नहीं चाहता था आपका नुकसान हो, मेरे को तो पता तक नहीं था कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं तो यही सोचता था कि मैं सच बोल रहा हूँ। भाई साहब प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, डैमेजेस मत मांगो, आप कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दो, आपका मैं पैसा वापस कर दूंगा, आप प्रोडक्ट वापस कर दो, लेकिन सर जी मेरे से नुकसान मत मांगो, क्योंकि मैंने ऐसा कभी नहीं चाहा था कि आपका नुकसान हो। राइट, यही जस्टिस है कि उसने चाहा नहीं था, इसलिए मिस रिप्रेजेंटेशन में आप डैमेज क्लेम नहीं कर सकते, लेकिन फ्रॉड में आप डैमेज क्लेम कर सकते हो। राइट, समझ आया, दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद इसमें स्पेशल पॉइंट्स लिखा है बुक में, उसको देखिए। उसमें पहला पॉइंट आता है कि क्या फ्रॉड बाय स्ट्रेंजर हो सकता है। मैं आपसे पूछूं कि कोई कॉन्ट्रैक्ट ए और बी के बीच में हो रहा है और फ्रॉड बाय स्ट्रेंजर हो, तो क्या तब भी ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा, तो आंसर इज नो, फ्रॉड बाय स्ट्रेंजर का कोई सेंस नहीं है। अब देखिए, अंडर इन्फ्लुएंस बाय अ स्ट्रेंजर पॉसिबल, coercion by a stranger possible, but fraud by a stranger does not make the contract voidable। इसका मतलब है फ्रॉड तभी फ्रॉड माना जाएगा, तभी कॉन्ट्रैक्ट voidable होगा जब जिनके बीच में डील हो रहा है उनमें से ही एक ने दूसरे को धोखा दिया हो। थर्ड पार्टी का कोई रिलेशनशिप फ्रॉड के केस में नहीं होता। राइट, उसके बाद इसमें, हाँ ये पॉइंट बड़ा खूबसूरत है, एक वर्ड आता है इसमें फ्रॉडुलेंट साइलेंस, बता चुकी हूँ, बस ध्यान से सुनना है आपने। फ्रॉडुलेंट साइलेंस, अब जरा ध्यान से सुनेगा। मान लीजिए अगर हमारा जो बायर है वो अगर अपनी नॉर्मल कोशिश से सच्चाई पता कर पाता है और सेलर जो है वो उस सच्चाई को लेके चुप है, तो फिर वो फ्रॉड है या नहीं। तो आंसर है कि अगर वो चुप है इसलिए कि बायर जो है वो प्रोडक्ट खरीद ले, तो वो फ्रॉड नहीं माना जाएगा अगर बायर अपनी नॉर्मल हार्डवर्क से उस सच्चाई को पता कर सकता था। देखो मैं लाइन पढ़ती हूँ, कहता है इन केस ऑफ फ्रॉडुलेंट साइलेंस द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल। लिख भी देती हूँ थोड़ा सा जिससे और क्लियर हो आपको। वो ये कहता है कि अगर फ्रॉडुलेंट साइलेंस है, अगर आप फ्रॉड कर रहे हैं और आप चुप रह के फ्रॉड कर रहे हैं, तो वो वॉइडेबल नहीं होता, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अगर the party had, the other party, if the other party had, if the other party had means उसके पास रास्ता था to discover the truth। इसका मतलब है अगर वो सच का पता कर सकता था
और मैं उसको लेके चुप रहा, मैंने वो सच नहीं बताया, तो फिर मैंने कोई फ्रॉड नहीं किया। जैसे वो घोड़ा अनसॉन माइन ऑक्शन में, अगर बायर समझदार होता है तो उसको खुद से चेक करना आता होता है हॉर्स को, और वो उसको अच्छे से चेक करके पता कर सकता है कि वो अनसाउंड है या साउंड है। ऐसे में अगर मैं चुप रहा मेरे हॉर्स को लेके तो मैंने कोई धोखा नहीं दिया। वो साड़ी वाला केस, वो मैडम जो साड़ी देख रहे थे, अगर वो ध्यान से देखते तो फिर उनको पता चल जाता कि कॉर्नर से डिफेक्टिव है। तो ऐसे में उस सेलर ने कोई फ्रॉड नहीं किया है। क्यों? क्योंकि उनके पास सच्चाई जानने के रास्ते थे, थोड़ी सी मेहनत और फिर वो सच्चाई जान सकते थे, राइट। लेकिन एक बात, तो इसका मतलब है इन केसेस में कॉन्ट्रैक्ट क्या रहेगा? वैलिड रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट पे कहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बायर कोई डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकता, बायर को कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू करना पड़ेगा, वो उसको वॉइड भी नहीं कर सकता क्योंकि वो फ्रॉड है ही नहीं है। तो फिर फ्रॉड के इफेक्ट्स भी क्यों आएंगे, राइट। अब इसमें एक बात आती है कि अगर नेक्स्ट वर्ड जो आता है, वर्ड से सिखाना है मुझे, कि अगर आप एक्टिव में स्टेटमेंट कर रहे हैं, सीखना, ध्यान से सुनना, कि अगर आप एक्टिव मिस स्टेटमेंट कर रहे हैं, मिस स्टेटमेंट का मतलब समझ गए, आप गलत बोल रहे हैं, और एक्टिव का मतलब है आप इंटेंशनली गलत बोल रहे हैं। एक होता है चुप रहना, एक होता है बोलना। तो आप बोल रहे हैं, और कैसे बोल रहे हैं? इंटेंशनली। क्या बोल रहे हैं? गलत बोल रहे हैं। तो एक्टिव मिस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? आप चुप नहीं हैं इंटेंशनली, आप यू आर नॉट साइलेंट and you are speaking out, and whatever you are speaking out is totally incorrect and you know that you are speaking wrong। सोचो फिर से कि आप जानबूझ के गलत बोल रहे हो, आप जानते हो आप गलत बोल रहे हो, फिर भी आप पूरी इंटेंशन के साथ गलत बोल रहे हो, तो ये धोखा ही तो हो गया। फिर भले सामने वाला जो था बायर या जो भी अदर पार्टी है, उसके पास सच्चाई जानने का रास्ता हो, तब भी ये फ्रॉड होगा। इसका मतलब है जो एक्टिव मिस स्टेटमेंट है वो हर केस में फ्रॉड होता है। इवन इफ का मतलब पता है आपको, हालांकि इवन इफ द अदर पार्टी हैड मीन्स टू डिस्कवर, या अदर पार्टी, चलिए ये लिखते हैं, सिंपल है आपके लिए, अदर पार्टी हैड मीन्स टू डिस्कवर द ट्रूथ, कि अगर वो सच जान सकता था तब भी ये फ्रॉड है। ध्यान से सुनिएगा, ये भी बता चुकी हूँ आज की क्लास में ही, आज की या पहले वाली एक ही बात होती है, ध्यान से सुनिए। वो कहता है कि हालांकि दूसरी पार्टी सच जान सकती थी, फिर भी आपका एक्टिव मिस स्टेटमेंट जो है फ्रॉड होता है। ये लॉ इसलिए ऐसा बना, देखो वो वाला एग्जाम्पल दिया था तुम्हें मैंने, कौन सा वाला, सल्फर वाला, जिसमें उसने बोला भाई साहब एक बात बताओ, इसमें ना सल्फर यूज नहीं हुआ है। तो बायर ने क्या करा, उसने कोशिश भी नहीं करी जानने की कि सल्फर है या नहीं है, क्योंकि वो इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा था। तो बायर को लगा कि वाह भाई इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा है, इसका मतलब पक्का पक्का सल्फर नहीं होगा। तो बायर से गलती हो गई, जबकि वो चाहता तो वो ही हैड द मीन्स टू डिस्कवर द ट्रूथ, इसका मतलब वो चाहता तो वो पता कर सकता था कि सल्फर का यूज हुआ या नहीं हुआ। लेकिन ये गलती करवाई किसने? सेलर ने। अब उस सेम स्टोरी आप फ्रॉड पे भी लगा सकते हो, विद द डिफरेंस कि यहाँ पे वो जानबूझ के ऐसा कर रहा है, वो अपने मन से जानता है कि इसमें सल्फर यूज हुआ है, फिर भी झूठ बोले जा रहा है, भाई साहब एक बात बताऊँ आपको, इसमें सल्फर यूज नहीं हुआ है। दिस इज एक्टिव मिस स्टेटमेंट। तूने एक्टिव मिस स्टेटमेंट किया तो तूने फ्रॉड किया। बायर बोला, चलो बोला भाई साहब आप पता कर लेते, ये तो बड़ा आसान था पता करना, मैंने बोला तो क्या हुआ? तो हम क्या बोलेंगे, ओ भाई तूने क्यों बोला, तूने बोला तभी तो हमने कोई आगे कोशिश नहीं करी, तो धोखा ही तो दिया तूने। मैं पता कर सकता था या नहीं पता कर सकता था, तू क्यों बोला? इसका मतलब ये हुआ, अगर फिर से देखो, अगर सेलर चुप रहा, फ्रॉडुलेंट साइलेंस है, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, फिर भले बायर पता कर सकता था। लेकिन अगर वो झूठ बोले जा रहा है, हाँ, जबकि बायर पता कर सकता था, फिर भी वो फ्रॉड माना जाएगा, और कॉन्ट्रैक्ट इस केस में बच्चे मेरे वैलिड नहीं रहेगा। कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइडेबल। जो हमारा बायर है या अदर पार्टी है उसको दो ऑप्शंस मिलेंगी, वो चाहे तो कंटिन्यू करे, वो चाहे तो कंटिन्यू ना करे, प्लस वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है क्योंकि अगले ने उसके साथ क्या किया है? फ्रॉड। समझ आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था सारा, आई होप आपको समझ आया हो। यही रोकते हैं, फिर अगली बार आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।